नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। आज आपके साथ में कृष्णा सेंडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ 1 मार्च से मनाया जाएगा होली का 5 दिवसीय उत्सव। रंग बिरंगी पिचकारी और गुलाल से सजे बाजार। होली पर्व को लेकर लोगों में नजर आ रहा है उत्साह। माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देश पर 1 मार्च से होगा बोर्ड परीक्षाओं का आगाज। प्रशासन और शिक्षा विभाग ने परीक्षा संचालन की पुख्ता की तैयारियां। हाई स्कूल परीक्षा के लिए 135 और हायर सेकेंडरी के लिए बनाए गए 123 परीक्षा केंद्र। हाई स्कूल में 31,324 और हायर सेकेंडरी में 22,081 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बारातियों से भरी पिकअप पलटी, 1 दर्जन बाराती घायल। 3 जिला अस्पताल में भर्ती, रामपायली बोदल कस्सा की घटना। प्रदेश के मुंगावली और कोलारस में कांग्रेस को मिली जीत का कांग्रेसी ने मनाया जश्न। कहा, कांग्रेस की जीत का बजा बिगुल। 2018 के चुनाव में कांग्रेस का बजेगा डंका। तेंदुए के हमले से 14 वर्षीय लड़की घायल। ग्राम मोरगांव के गर्जन टोला की घटना। जैविक एक्सपो 2018 की तैयारियां जोरों पर। मंत्री ने किया आयोजन स्थल का निरीक्षण। और वित्त मंत्री जयंत मलैया ने पेश किया 2018-19 का वित्तीय बजट। पक्ष और विपक्ष की मिली विभिन्न प्रतिक्रिया। किसी ने सराहा तो किसी ने बताया निराशाजनक बजट। अब समाचार विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देशों के तहत गुरुवार से बोर्ड परीक्षाओं का आगाज होने जा रहा है। जिले में इस परीक्षा के सफल संचालन के लिए हाई स्कूल के 135 और हायर सेकेंडरी स्कूल के 123 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आदिवासी विकास विभाग के 36 परीक्षा केंद्र और स्कूल शिक्षा विभाग के 99 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिसमें हाई स्कूल में कुल 31,324 और हायर सेकेंडरी के कुल 22,081 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिसमें हाई स्कूल के 5,061 स्वाध्यायी परीक्षार्थी और हायर सेकेंडरी स्कूल के 4,317 परीक्षार्थी शामिल होंगे। हायर सेकेंडरी परीक्षा 1 मार्च से 3 अप्रैल तक प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक जिले में स्थापित किए गए परीक्षा केंद्रों पर होगी। हाई स्कूल परीक्षा 5 मार्च से 31 मार्च तक प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय के 15 मिनट बाद किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस परीक्षा के सफल संचालन के लिए सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। रंगों का महापर्व होली का 5 दिवसीय उत्सव 1 मार्च से आरंभ होने जा रहा है। इस पर्व को लेकर नगर सहित ग्रामीण अंचलों में एक अलग उत्साह दिखाई दे रहा है। 1 मार्च को होलिका दहन धार्मिक परंपराओं के अनुरूप किया जाएगा। वहीं 2 मार्च को धुरेंडी मनाई जाएगी। इस रंगोत्सव को देखते हुए नगर के प्रमुख बाजार रंगों और पिचकारियों से सज चुके हैं। वहीं इस त्यौहार को लेकर बच्चों में भी खासा उत्साह नजर आने लगा है। वहीं व्यापारी वर्ग भी अच्छा व्यापार की उम्मीद लगाए हुए है। होली पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से बेहतर इंतजाम किए गए हैं। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त को लेकर श्री राम मंदिर के पुजारी मधुरेश मिश्र के द्वारा आवश्यक जानकारियां दी गई। होली का पर्व फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णमासी तिथि को मनाया जाता है, जो कि कल 1 तारीख है, दिन गुरुवार को है। ये हमारी हिंदू धर्म का बहुत प्रमुख पर्व है। इसका जो मुहूर्त है, कल भद्रा तिथि प्रातः 7:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और शाम को 6:29 तक भद्रा तिथि है। 6:29 के पश्चात यानी 6:30 बजे के बाद से लेकर के सायं 7:15 बजे के बीच में होलिका दहन का बहुत शुभ मुहूर्त है। इधर भद्रा भी समाप्त हो जाती है और उधर अमृत नाम का चौघड़िया रहता है 7:15 तक। तो जिसमें आप सभी लोग होली का पूजन करें। पूजन करने के पश्चात होलिका दहन करें। होलिका के पूजा का विधान है कि हल्दी कुमकुम सिंदूर नारियल आदि अर्पित करने के पश्चात बतासे की जो माला होती है वो भी अर्पण करें। तत्पश्चात होली जलाने के बाद 3 बार परिक्रमा करने का विधान है, तो परिक्रमा करें। और इसमें होली से जितने भी पुराने जो हमारे विरोध होते हैं, उन सब विरोधों को भूल जाना चाहिए। बीती ताय विचार दे आगे की सुध ले। जो भी आप हमारे साथ बीता है उसको भूल करके अब आगे हमको क्या करना है। इसी तरह लालबर्रा में भी होली पर्व की तैयारियां जोरों से चल रही है। इस पर्व को लेकर ग्रामीण अंचलों के साथ साथ लालबर्रा नगरीय क्षेत्र में भी काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। वहीं बाजारों में भी आकर्षक पिचकारियां, रंग, गुलाल और टोपियों से सज चुके हैं। 1 मार्च को होने वाले होलिका दहन की तैयारियां भी जोर शोर से की जा रही है।
आपका परिचय? ये जो माला बनाने का आपका कार्य है, ये कब से कर रहे हैं? 40-50 साल से ज़्यादा हो गया। उसका ही नहीं है, उसका ही नहीं व्यवसाय चल रहा है। कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं अपन लोग? तो अभी जैसे अब GST वगैरह भी लागू हो गई है, महंगाई भी दिनों दिन बढ़ रही है, तो क्या कुछ रेटों में अंतर आया है इस साल? क्या रेट बिक रही है अभी? 80 रुपये किलो बिक रही है। और थोक में 60 रुपये किलो। तो आपका सारा परिवार, सबसे ज़्यादा डिमांड जो आप बेच रहे हैं, आप पिचकारी है बच्चों के लिए, और जो मुखौटे हैं और बाल वगैरह है, तो ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की आ रही है? ज़्यादातर डिमांड अपने चाइनीज़ पिचकारियों की चल रही है और साथ में ओंगे की चल रही है। और जो रंग जो आता था, मतलब चाइनीज़ वाला जो बोलते हैं कि मतलब जो निकलता नहीं था, उस टाइप के रंग भी हैं क्या मार्केट में उपलब्ध? नहीं, इस बार तो ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत। इस बार ही रंग चल रहे हैं, रंग गुलाल ज़्यादा चल रहा है। रामपायली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बोदलकस्सा नदी घाट में बारातियों से भरी पिकअप पलटने से महिला पुरुष सहित 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। 28 फरवरी को यह घटना उस समय हुई जब पिकअप बारातियों को लेकर धानी टोला से पिंड के पार जा रही थी। अत्यधिक चोट लगने से एक लड़की सहित 3 बाराती को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। नगर पालिका में कलेक्टेड रेट पर काफी वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे सफाई कर्मचारियों ने बुधवार को मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद बालाघाट पहुंचकर नगर पालिका प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संगठन के नगर अध्यक्ष श्रवण हरदैया ने बताया कि शासन की ओर से अस्थायी सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके बावजूद अब तक नगर पालिका प्रशासन के द्वारा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया, जबकि वारासुनी और मलाजखंड के सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जा चुका है। अगर नगर पालिका प्रशासन सफाई कर्मचारियों के हित में उचित कदम नहीं उठाता है तो ठोस कदम उठाए जाएंगे। मेरा नाम श्रवण हरदैया है और मैं सफाई कर्मचारी महासंघ का नगर अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आज जो आप लोग पहुँचे हैं, क्या समस्या है आपकी और किस विषय को लेकर यहाँ पहुँचे हैं? हम सब सफाई कर्मचारियों के साथ मैं यहाँ एकत्रित हुआ हूँ। इनको जो नियमितीकरण की मांग को लेकर हम नगर पालिका मुख्य अधिकारी जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं और अध्यक्ष जी को ये अवगत कराने आए कि इनको जल्द से जल्द नियमितीकरण किया जाए और इनकी मांगों का निराकरण किया जाए, जिससे मतलब वाराणसी में 60 लोगों को नियमित कर चुका है और मलाजखंड में भी 43 लोगों को नियमित कर चुका है। और ये विधानसभा बालाघाट मुख्य नगर पालिका है और विधानसभा मुख्य क्षेत्र है, और इसके बावजूद भी यहाँ पे सफाई कर्मचारियों की नियमितीकरण नहीं किया गया है। इसको लेके हम सब यहाँ एकत्रित हुए और ये ज्ञापन सौंपने आए मुख्य अधिकारी जी को। वहीं इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी गजानन नाफड़े ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की नियमितीकरण को लेकर प्रस्ताव जबलपुर भेज दिया गया है। पात्र सफाई कर्मचारियों का चयन कर उनके नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन के आह्वान पर बुधवार को जिले के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नगर के बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। संगठन के प्रांतीय सचिव कुंदन मिश्रा ने बताया कि वे 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पेंशनर्स के साथ सरकार ने भेदभावपूर्ण नीति अपनाई है, जिसका विरोध किया जा रहा है। पेंशनर्स के स्वास्थ्य सुधार को लेकर दवाओं का आवंटन भी नहीं है। मेरा नाम कुंदन मिश्रा। किस पद पे हैं आप? मैं प्रांतीय पदाधिकारी हूँ। मैं प्रांतीय सचिव और प्रांतीय संगठन मंत्री हूँ। आज यहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? जिले का भी पदाधिकारी हूँ। साथियों, हमारी जो 7 सूत्री मांगे हैं, पहली मांग है हमारा कि हमारा 7वां वेतनमान यानी 2.57 की दर से हमें 1/16 से दिया जाए। उसमें किसी प्रकार की एरिया शादी में कटौती न की जाए। जैसे कि हम सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ कटौती करने वाली, यह बात हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके पश्चात गवर्नमेंट ने हमारे कर्मचारियों के साथ जो भेदभावपूर्ण तरीके से पिछले 32 माह का और 19 माह का एरिया नहीं दिया, वो खा गया है, वह भी हमें को यानी देने की आदेश प्रसारित किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं लड़खड़ा गई है।
स्वास्थ्य विभाग में आज भी अलॉटमेंट नहीं है, लोगों को दवाएं नहीं मिलती है। दुनिया भर की घोषणा करती है गवर्नमेंट की, फलाना यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो। हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है वो मुकम्मल करें, अथवा हमारे जो डॉक्टर हमको जो लिखते हैं, वहाँ के विशेषज्ञ जो हमको लिखते हैं, उस दवा की क्षतिपूर्ति करने की गवर्नमेंट व्यवस्था करे। तमिलनाडु गवर्नमेंट के वहाँ किया जाता है कि जो कैंसर की डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को एक सीरियसली रह जाता है, जिससे उसका मृत्यु संस्कार या अंतिम संस्कार किया जा सके। परंतु हमारे जिला पंचायत में बुधवार को सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 8 से अधिक एजेंटों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। आयोजित इस सामान्य सभा की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, बिजली विभाग, कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शौचालयों का निर्माण, सड़क आदि विभिन्न विषयों पर जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे, जिसमें विभिन्न गांवों में किए जा रहे घटिया सड़क निर्माण, शौचालयों की राशि, बैगा ओलंपिक व जिले को ओडीएफ घोषित करने के मुद्दों पर लंबी चर्चा की गई। अपने जिले को ओडीएफ किया, उसी पैटर्न में हम भी आज जिला पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव पारित कराना चाह रहे हैं कि हमारा स्वच्छ भारत में जो बात है ग्रामीण वो उनका पूरा हो चुका है और हम आज पूरा करें। और जब 7 मार्च को विशेष प्रोग्राम होगा, माननीय श्री रविशंकर जी और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सामने आएंगे, साथ में रहेंगे, तो हम एक बाकायदा औपचारिक कार्यक्रम मंच पे करना चाहेंगे। मंत्री जी से भी सहमति मिल गई इस बात के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी से औपचारिक घोषणा नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों को मिलाकर की जाएगी। इसमें सामान्य सभा की इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन ने बताया कि 7 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बालाघाट आगमन होगा और उसी मंच से सीएम द्वारा जिले को ओडीएफ करने की घोषणा की जाएगी। आज हमारी मंथली सामान्य सभा की बैठक थी, सामान्य प्रशासन की भी बैठक थी। उसमें सामान्य प्रशासन में भी हमने क्या है कि जो स्थायी समिति होती है उनकी समीक्षा ली है। और आज यहाँ पर जैसे प्रधानमंत्री आवास, बिजली विभाग, कृषि विभाग और विद्युत विभाग और महिला बाल विकास विभाग, तो इनकी सारी समीक्षा की गई। टोटल कितने मुद्दे रखे गए, क्या निर्णय लिया गया? टोटल हमारे 8 एजेंडा थे। 8 एजेंडा में विस्तार रूप से मतलब समीक्षा ली गई और जहाँ जहाँ कुछ कमी है उसको सुधार करने का प्रयास किया गया। ओडीएफ के बारे में चर्चा चल रही थी कि कब तक हमारे जिले को जो है इसको ओडीएफ मुक्त? नहीं, ओडीएफ का प्रस्ताव तो हमारा जो अभी जनपदों की बैठक हुई थी उसमें सारे जनपद के और ग्राम पंचायत के प्रस्ताव आ गए थे। आज हमने यहाँ पर भी जिला पंचायत में प्रस्ताव ले लिया है और हमारा वो है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 7 तारीख को आ रहे हैं, श्री रविशंकर जी, तो उनके मंच के माध्यम से जिले को की घोषणा की जाएगी। बैगा ओलंपिक के बारे में कुछ पुरस्कार वितरण की बात की जाए। बैगा ओलंपिक का जो कार्यक्रम है 6-7 अप्रैल को, तो उसमें हम ये सोच रहे थे कि बैगा को प्रोत्साहित करने के लिए मतलब और कोई जैसे नवाचार में उनके विषय में, उनके संदर्भ में कुछ कंपटीशन, कुछ प्रतियोगिता रखेंगे ताकि उनका भी मतलब उत्साहवर्धन बढ़ेगा। इसकी एक चर्चा की गई। ज़्यादातर पंचायतों में श्रमजीवी पत्रकार संघ के द्वारा आयोजित हीरो सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट में 28 फरवरी को 2 मैच खेले गए, जहां पहला मैच वन एकादश और प्रशासन 11 के बीच खेला गया, जहां बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी जिला प्रशासन की टीम ने 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 117 रन बनाए। वहीं जवाबी पारी में वन एकादश की टीम ने 14.3 ओवर में ही 6 विकेट खोकर 121 रन बनाकर मैच जीत लिया। वन विभाग की ओर से शाबिर ने 50 रनों की नाबाद पारी खेली। वहीं दूसरा मैच सीईओ सीआरपीएफ भरवेली और नगरपालिका के बीच खेला गया, जिसमें सीआरपीएफ की टीम ने 14 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर मैच जीत लिया। मैन ऑफ द मैच कृष्ण अवतार चुने गए। जोरदार आयोजन और शानदार शॉट लगाया है और फील्डर वहां रोकने का प्रयास की, पर दूसरे फील्डर दौड़ गए। अच्छी फील्डिंग, 3 रन अपनी टीम के लिए बचाया है। सुनते मंच पर दिखाई दे रहे हैं हमारे मित्र पाठक जी, बघेल जी, प्रदीप रानी जी, चिंटू अमूल्य जी। सर्व ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष राजेश पाठक की प्रमुख मौजूदगी में बुधवार को आवश्यक बैठक रखी गई, जिसमें बाबा रामदेव द्वारा टीवी सीरियल के माध्यम से ब्राह्मण समाज पर की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए 1 मार्च को बाबा रामदेव का पुतला दहन करने का निर्णय लिया गया।
वहीं ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष श्री पाठक ने योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा टीवी सीरियल पर ब्राह्मण समाज को अपमानित करने वाली घटना पर आक्रोश व्यक्त किया। बैठक का उद्देश्य तो अपने सामाजिक हितों की रक्षा के लिए अपने समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से रखा गया था। जैसा कि विदित हो, आप सबको मालूम भी है कि विगत कुछ समय में बाबा रामदेव जी द्वारा एक सीरियल का निर्माण किया गया है, सीरियल बनाया गया है जिसमें बाबा रामदेव जी का महिमा मंडन है उसमें। तो हमारा स्पष्ट रूप से कहना यह है कि हमको किसी भी व्यक्ति से कोई स्पर्धा नहीं है, ना किसी दूसरे समाज से स्पर्धा है, लेकिन हमारे समाज को अपमानित करने का अगर प्रयास कोई भी व्यक्ति करेगा या कोई भी समाज करेगा तो उसको हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऐसी जो सोच है उसकी हम घोर निंदा करने के लिए यहाँ सारे लोग उपस्थित हैं और हम पूरे केंद्र सरकार से और अपनी राज्य की सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे समाज के खिलाफ जो ये कुचक्र टाइप का एक षड्यंत्र किया गया है बाबा रामदेव जी द्वारा, उस सीरियल पे तत्काल रोक लगाई जाए, वरना समाज में आक्रोश और ज़्यादा फैलेगा। और धीरे धीरे अगर इस पे रोक नहीं लगाई गई तो समाज हमारा उग्र रूप धारण कर सकता है और सड़कों पे भी आ सकता है, जिसकी जवाबदारी फिर बाबा रामदेव और उनके सीरियल और शासन प्रशासन पर होगी। तो हमारी डिमांड है कि उस सीरियल को तत्काल रोका जाए जिसमें हमारे समाज को नीचा दिखाने का या अपमानित करने का प्रयास किया गया है। उस संदर्भ में हमारे रामदेव जी द्वारा आध्यात्म गुरु के रूप में स्थापित होने के बाद उनकी महत्वाकांक्षा चरम सीमा पर है। उनके प्रोडक्शन हाउस द्वारा एक सीरियल बनाया गया उनकी जीवनी पर, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, अपने खूब महिमा मंडित करें, लेकिन सवाल इस बात किसी समाज को, ब्राह्मण समाज को अपमानित कर अगर वो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करेंगे तो हम उनकी वास्तविकता भी लोगों के सामने लाने में नहीं हिचकेंगे। उनकी वास्तविकता धीरे धीरे सामने आएगी, जैसे सारे बाबाओं की आ रही उनकी भी आ रही। और हमारे समाज ने निर्णय लिया है कि वो और उनका प्रोडक्शन हाउस इस पूरी घटना के लिए माफ़ी नहीं मांगता, तो हम भविष्य में उनके पतंजलि के प्रोडक्ट का बहिष्कार भी करेंगे, उनके जितने व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उस पर तालाबंदी भी करेंगे और शीघ्र ही हम इसके लिए एक न्यायालय में परिवाद भी दायर करने वाले हैं। किसी व्यक्ति को कानूनी इजाज़त नहीं देता किसी समाज विशेष के लिए वो इस तरीके के भाषा का प्रयोग करें। रामदेव का कृत्य बहुत निंदनीय है, इसके लिए हम शीघ्र वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे और अपने समाज को जागृत करेंगे। और निंदा प्रस्ताव तो आज हो ही रहा है, हमारी युवा विंग पुतला दहन का भी कार्यक्रम 1 या 2 दिन में आज भी हो सकता है करने का प्रयास करेंगे। रामदेव यादव उर्फ बाबा रामदेव जो हमारे जिनका अभी सीरियल आने वाला है, उन्होंने हमारे ब्राह्मण समाज के बारे में अपमानित कृत्य जो किया है, तो हम चाहते हैं कि वो हमसे माफ़ी मांगे ब्राह्मण समाज से और भविष्य में इस प्रकार का कोई कार्य न करें। नहीं तो अभी वारासिवनी जबलपुर में इनका पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है और इसी प्रकार से बालाघाट में भी करने वाले हैं। और हम बहुत ही सभ्य समाज, बहुत ही शिक्षित समाजों में हमारी गिनती आती है। हम इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करते कि किसी दूसरे को चोट पहुंचे, इसलिए हम भी चाहते हैं कि हमारे समाज को किसी भी प्रकार से वह अपमानित ना करें। और हम आप मीडिया से भी गुजारिश करते हैं कि इन सब चीज़ों को दिखाएं और बाबा रामदेव माफ़ी मांगे ब्राह्मण समाज से, नहीं तो हम उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाधित होंगे। लामता वन परिक्षेत्र में आने वाले ग्राम मोहगांव के गर्जन टोला में एक हिंसक वन्य प्राणी तेंदुओं के हमले में एक 14 वर्षीय लड़की बाल बाल बच गई। इस हमले में इस लड़की संध्या उइके को मामूली चोटें आई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वारासिवनी स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम में बुधवार को जैविक आध्यात्मिक यौगिक खेती प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें किसान भाइयों को जैविक खेती अपनाने व रसायन खेती का त्याग कर आय दोगुनी करने का प्रशिक्षण दिया गया। साथ में महेंद्र भाई के अपने और समाज को भी खिलाएंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। उसके लिए स्वयं परमात्मा की ओर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।
मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। जिससे कि हम ये बताना चाहते हैं कि आज देखा जा रहा है कि रासायनिक खाद और दवाइयों के माध्यम से जो किसान उपज लाना चाह रहे हैं, एक समय था जो ज़रूरी था, लेकिन आज उन दवाइयों का उल्टा हमें रिएक्शन दिखाई दे रहा है, जिससे कि हमें अन्न, सब्जी, फल, इसमें भी जहरीले दवाइयों के कारण आज अनेक बीमारियां हो रही हैं। देखने में आ रहा है कि छोटे 2-3 महीने के बच्चे या पैदा हुए बच्चे में भी कहीं किडनी खराब, तो कहीं हार्ट खराब, तो कहीं बचपन से शुगर, या अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, ये यही रासायनिक दवाई खाद के माध्यम से जो सब्जी, फल, अनाज जो उगाया जा रहा है, उसी का ही प्रतिफल है। तो आज हम चाह रहे हैं कि किसानों को प्रेरित किया जाए कि कम खर्च में अपने घर में ही वो कंपोस्ट खाद, जैविक दवाइयाँ आदि बना करके कम खर्च में और शुद्ध सात्विक अन्न, सब्जी, फल उपजाएं और ज़्यादा पैदावार करें और खुद भी उस चीज़ का। वाराणसी स्थित सामुदायिक भवन में बुधवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों को औपचारिक शिक्षण देने सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। ज़्यादा नंबर लाए, उसपे बहुत जरा आपने अपने मन में, लेकिन अब्राहम लिंकन को जानते हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, है ना? उन अब्राहम लिंकन ने अपने पेड़ में लिखा है, सुनिए आप क्या लिखा है कि श्रद्धेय गुरुजी, और जीत का आनंद भी लेना सिखाए। आज उनको ECC प्रशिक्षण था, उसके बारे में जानकारी दी गई। ECC प्रशिक्षण में बच्चों को किस प्रकार से आपको चीज़ें बतानी है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर क्या होता है, ये मूल उद्देश्य था कार्यकर्ताओं को ये समझ में आ जाए कि हम आंगनबाड़ियों में औपचारिक शिक्षा नहीं देते, किस प्रकार से बच्चों को सिखाया जाए, खेल खेल में बच्चे लोग कैसे सीखते हैं, रंगों का ज्ञान उनको कैसा हो, उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास किस प्रकार से हम कैसे कैसे करवा सकते हैं। कितनी उम्र के बच्चों को सर शारीरिक शिक्षा जो है वो 3 से 6 साल तक के, अनौपचारिक शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल तक के बच्चों को दी जाती है। उन लोगों के बारे में बताइए। वाराणसी स्थित ऑडियल पब्लिक स्कूल में बुधवार को आर्मर फ्यूचर टेक एजुकेशन डेमो क्लास का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात के अमर आर मोरे व संस्था के संस्थापक सुनील सिंह ने स्कूली बच्चों को गणित, विज्ञान, रोबोटिक, ब्रेन विकास सहित अन्य विषयों पर जानकारियां दी। Humorous, then how many balls here? फिर कहीं से प्लेसमेंट हो जाए। अल्टीमेटली प्लेसमेंट में 2 ऑप्शन आ गया, या तो ये 12th के बाद में 2 ऑप्शन आ जाता है, एक गवर्नमेंट कॉलेज की बात आ जाती है, एक प्राइवेट फाइनेंस कॉलेज की बात आ जाती है। अल्टीमेटली जब कॉलेज में चले गए तो जॉब की बात आती है, तो या तो प्राइवेट जॉब या तो गवर्नमेंट जॉब। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये होती है कि हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, बट गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाता। उसके बाद में फिर और हम थोड़ा आगे चलते हैं, तो उसके बाद में सोचते हैं मैरिज वगैरह हो गया, मेरा बच्चे को 20-25 हज़ार 30 हज़ार सेट हो गया, लाइफ सेट हो गई। यहाँ पर जाके एक ड्रीम कंप्लीट हो जाता है, पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चे की लाइफ सेट हो गई। राइट। साइंस डे है, साइंस डे के और प्रोग्राम के साथ साथ एक साइंस लैब, मैथ्स लैब, ब्रेन डेवलपमेंट, इंग्लिश लैब, रोबोटिक्स, एक लैब जो एक्सपर्ट हैं गुजरात के हमारा आर्मोर, उनके थ्रू हम लोग इंगेज हो रहे हैं, जो स्कूल में परमानेंट एजुकेशन देंगे। सहकारी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ बुधवार को झाड़ू रैली निकालकर आक्रोश व्यक्त किया। आपको बताएं कि सहकारी कर्मचारी 21 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। जो सहकारिता की बात करेगा वही देश में राज करेगा, सहकारिता की बात करेगा वही देश में राज करेगा। वही उद्धार, वही उद्धार। हमारी
मैं LJ सेन, सचिव जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ बालाहाट का। झाड़ू इसलिए लगाई गई कि शिवराज सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रहा है। इसके विरोध प्रदर्शन के लिए झाड़ू लगाकर पूरे शहर की सफाई की गई। हमारी ये गत हो गई कि हम झाड़ू लगाने के लिए आज मजबूर हो गए सरकार द्वारा हमारी मांग नहीं मानने के बाद। अभी इसके बाद और जो जैसे महासंघ के आह्वान के जो कार्यक्रम होंगे उसके अनुसार पूरे कार्यक्रम होते रहेंगे जब तक हमारी मांग मानी जाएगी तब तक हम। वेतन विसंगति को दूर किए जाने की मांग को लेकर 19 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल बुधवार को भी जारी रही। वेतन विसंगतियों को लेकर हड़ताल पर बैठे संघ के अधिकारियों व कर्मचारियों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही हाथों में मांग पूरी किए जाने की तख्ती लिए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 19 फरवरी से जारी इस हड़ताल के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी SK गौड़ ने बताया कि जब तक सरकार वेतन विसंगति के दूर नहीं करती तब तक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। मैं सिवनी में पदस्थ हूँ। आज यहाँ पर बालाघाट में सिवनी के सभी अधिकारी और छिंदवाड़ा के सभी अधिकारी तीनों संवर्ग के, जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, कराधान सहायक एवं वाणिज्यिक कर निरीक्षक, ये सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारा ये आंदोलन गत 19 तारीख से जारी है। इसके पहले 12 तारीख को हम लोगों ने सामूहिक अवकाश लिया था। मुख्य मांग हमारी जो है वो ये है कि जो लंबे समय से वेतन विसंगति चली आ रही है उसको दूर करने के लिए हम शासन से अनुरोध कर रहे हैं। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी का जो पद है वो तहसीलदार और सहायक आबकारी अधिकारी के समकक्ष है। उन लोगों को 4200 का ग्रेड पे दिया जा रहा है, जबकि हम लोगों को 3600 का ग्रेड पे दे रहे हैं। हमने बार बार शासन के ध्यान में ये बात लाई है, मंत्री महोदय से कई बार चर्चाएं हुई हैं, उनने हमें आश्वासन भी दिया है, लेकिन हर बार इस बात को टाल दिया गया है और हर बार हमारे साथ छल हुआ है। इसलिए विवश होकर इस बार हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं और जब तक हमारी ये एक सूत्री मांग पूरी नहीं होगी हम ये हड़ताल पर जारी रखेंगे। और इसमें हम शासन से कोई अतिरिक्त मांग नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये कह रहे हैं कि हमें समानता का अधिकार दिया जाए। जो चीज़ आप दूसरे अधिकारियों को दे रहे हैं वही चीज़ आप हमको भी दीजिए। सर, जैसे कि 10 से 11 दिन हो गए आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, अभी तक क्या कोई। मध्य प्रदेश के मुंगावली और कोलारस में हुए उपचुनाव में दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इस जीत का कांग्रेसियों ने जमकर जश्न मनाया। वहीं होली पर्व ने इस जीत की खुशी को दोगुना कर दिया। जगह जगह पटाखे फोड़कर मिठाइयां वितरित कर जीत का जश्न मनाया गया। कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा नगर के कालीपुतली चौक और हनुमान चौक में जीत की खुशियां मनाई गई। कालीपुतली चौक में जीत का जश्न मनाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी रहीम खान, भीम फुलसुंगे और शफकत खान ने कहा कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस जीत से कांग्रेस का बिगुल बज गया है। जिस चीज की हमने खुशियां मनाए हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान का आदमी, हर एक नागरिक भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी को टीवी और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देख रहा है और अपने अपने घरों में इस बात की खुशियां लोग मना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पतन होना शुरू हो गया, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भ्रष्टाचार करने वाले कौन है और किसने इस देश में विकास किया है 50 साल के शासन में, इस बात में दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। साथियों, आज जिस तरह से मुंगावली और कोलारस में कांग्रेस की जो जीत हुई है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी को अंतर देखते हुए उन किसान मजदूरों ने, जनता ने जो रिजल्ट दिए वो कांग्रेस के पक्ष में इसलिए दिए हैं कि जनता की सही पक्षधर अगर है तो वो है कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जिस तरह से झूठ और छलावे की राजनीति करके सत्ता का हासिल की है, आज जनता ने बता दिया आने वाला समय जो होगा वो कांग्रेस का होगा। और आज मुंगानी और कोलारस के उपचुनाव का जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में जनता, किसान, व्यापारी वर्ग सभी ने एक मतेन होकर सरकार के खिलाफ, पूरे प्रशासन के खिलाफ अपना मत देकर कांग्रेस को विजयश्री दिलाई है। और ये विजयश्री इस बात की जानकारी समस्त मध्य प्रदेश वासियों को दे रही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है।
वहीं हनुमान चौक में जीत का जश्न मना रहे कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी जुगल शर्मा, श्याम पंजवानी ने इस जीत को जनता की जीत करार दिया। 2018 में जहां मध्य प्रदेश के अंदर में चुनाव होना है, वैसे शुरुआती तौर में हमारे मध्य प्रदेश के अंदर में 2 उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने सारे मंत्रियों के साथ, अपने सारे विधायकों के साथ घर घर पे चौखटों में डेरा डाल के बैठा था और पूरी जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे थे। उसके बावजूद मुंगावली और सरासर के दोनों उपचुनाव के अंदर उस जनता ने इस मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो किसान विरोधी है, जिस प्रकार से इनने किसानों पर गोलियां चलाई, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के युवाओं को बेरोजगार, असत्य पर सत्य की जीत, जिस प्रकार से प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री झूठ और फरेब की राजनीति करते हुए लोगों को दिग्भ्रमित करते हुए खुद को चौकीदार बताते हैं और चौकीदार चोरों को शह देते हुए देश से भगाने का काम करते हैं। आज मुंगावली और कोलारस में जिस प्रकार जनता ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाई है, निश्चित तौर पर 2018 का ये आगाज है, ये हवाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। आज सोचना चाहिए उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि किस प्रकार से जनता आपको नकार रही है और कांग्रेस को पुनः स्थापित कर रही है। निश्चित तौर पर 2018 हमारा है, जनता का है। इस तरह भरवेली में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। ये भरवेली ब्लॉक में आज मुंगावली और कोलारस में जो कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है, उसको देखते हुए हम सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर एक जश्न के रूप में पटाखे फोड़कर और सभी साथियों के साथ मिठाई बांटकर इस खुशी को जाहिर किया है। और किसान और मजदूर साथियों ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया है, जो 2 पार नहीं कर सकते वो 200 पार कैसी करेंगे। इस प्रकार से मुंगावली क्षेत्र में किसान कांग्रेस का जिला अध्यक्ष भाई यादव जी को राहुल गांधी। वहीं लालबर्रा में कांग्रेस को मिली जीत से कांग्रेसियों में उत्साह नजर आया और जीत का जश्न मनाया गया। शिवराज सिंह चौहान जी की अब से 6 महीने का और सरकार बच गई है। भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन से जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों को, व्यापारियों को, आम आदमियों को जो लूटा गया, आम जनता इससे परेशान हो गई और आम जनता ने आम चुनाव के 6 महीने पहले यह बता दिया कि शिवराज सिंह जी आप अपनी बोरिया बिस्तर बांध लो, सिर्फ 6 महीने के आप और मेहमान हो। 6 महीने के बाद पुनः कांग्रेस पार्टी किस खुशी में आज आतिशबाजी की गई? आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपना पर्चा कराया है। किसानों की आय, किया हुआ है विद्रोह और हमारे कार्यकर्ताओं का जोश, नेताओं का नेतृत्व। आम चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में ये 2 सीटों का चुनाव सेमीफाइनल चुनाव था, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस ने दोनों सीटें जीती है। वहीं कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि ये दोनों सीटें कांग्रेस की परंपरागत सीटें हैं। हम जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं। देखिए, कोलारस और मुंगावली दोनों सीटें कांग्रेस की सीट थी और परंपरागत कांग्रेस की सीट रही है। मुंगावली तो हम लगभग 2100 वोटों से हारे और कोलारस भी बहुत कम मार्जिन से हम हारे। हमारे कार्यकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरी निष्ठा से, समर्पण से काम किया। चुनाव परिणाम जनादेश है, उसका हम सम्मान करते हैं और जिन हमारे प्रबुद्ध मतदाताओं ने हमें आशीर्वाद दिया है, उनके आशीर्वाद को विकास में परिवर्तित करके हम पुनः 2018 में जनता का जनादेश भाजपा को मिले, इस ओर आगे बढ़ेंगे। वहीं वाराणसी में भी कांग्रेसी जीत के जश्न में डूबे रहे। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल और नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल ने 2018 में होने वाले चुनाव में कांग्रेस की जीत होने की बात कही। क्या हुआ?
संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। जितनी तेज़ी से ऊपर गए थे उतनी तेज़ी से मुँह के बल नीचे गिर रहे हैं। और जो लगातार अभी राजस्थान में चुनाव हुआ, नया नगर क्षेत्र चुनाव हुआ, चित्रकूट का चुनाव हुआ और आज जो कोलारस और हमारा मुंगावली दोनों में कांग्रेस को सफलता मिली है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो लोगों की नाराज़गी है वो अब मतों में परिवर्तन होता है। एक तरफ पूरा सत्ता दल लगा हुआ था इस चुनाव को जीतने के लिए, दूसरी तरफ कांग्रेस जो अभी भी संघर्ष करती हुई नज़र आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इसमें बड़े नेता वहाँ भी थे, फिर भी क्या लगता है कैसे रणनीति क्या रही होगी और कैसे जीता सकती? रणनीति तो हमारे जितने सीनियर लीडर थे, माननीय कमलनाथ जी गए, सिंधिया जी गए, सभी लोग वहाँ लगे थे चुनाव में, लेकिन आम जनता का जो कांग्रेस को समर्थन लगातार मिल रहा है। यह पंचायत कर रहा था कि सेमीफाइनल है, 2 सीट थी और दोनों सीट हम जीते। कांग्रेस सेमीफाइनल जीत चुकी है। पिछले 1 साल में जो भी चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, चाहे वो अटेर का चुनाव हो, चाहे चित्रकूट का हो, चाहे अभी मुंगावली या कोलारस का चुनाव हो, पूरे चुनाव एक तरफ सत्ता थी, मुख्यमंत्री थे, पूरा मंत्रिमंडल था, शासन प्रशासन था, उसके बाद कांग्रेस जीती है। आज कोई भी चुनाव जो वोटिंग मशीन होते हैं उसके रिजल्ट 11 या बहुत हुआ तो 12 बजे तक आ जाते हैं, तो शाम के 7 बजे तक रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। मतलब सत्ता पक्ष ने पूरा प्रयास किया रिजल्ट को पलटने का। नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में 7 मार्च से शुरू हो रहे जैविक एक्सपो 2018 के आयोजन को लेकर बुधवार को कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के निवास पर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के आगमन सहित पंडित श्री श्री रविशंकर के आगमन, उनके सत्संग, स्वागत की तैयारियां सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। आयोजित इस बैठक में शहर के सभी 33 वार्डों में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के सत्संग, आध्यात्मिक और जैविक खेती सहित अनेक विषयों की जानकारियां नागरिकों को दी जाने का संकल्प लिया गया। आयोजित इस विशेष बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने अतिथियों के आगमन व आयोजित कार्यक्रम को लेकर अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त रखे। भाव बताओ, आज बैठक रखी गई थी, किस प्रकार के निर्णय लिए गए हैं, क्या क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है? श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव 7 तारीख को हमारे बालाघाट में और उनकी अगुवाई के लिए तथा उनके कार्यक्रम के नियोजन के लिए हमने आज बालाघाट नगर के कार्यकर्ताओं की बैठक आहूत की थी, जिसमें बालाघाट नगर के प्रत्येक घर में जाकर हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे किसान संगोष्ठी, किसान महापंचायत एवं जो सत्संग है, विशेष तौर से बालाघाट नगर के लोगों को सत्संग में आने के लिए हम आग्रह करें, उन्हें आमंत्रित करें। सभी 33 वार्डों में हमारे साथी, हमारी महिला बहनें प्रत्येक घर जाएंगी और सभी से आग्रह करेंगे कि ये सुनहरा अवसर बालाघाट को मिला है कि गुरुदेव ने हमारे बालाघाट जैसे छोटे स्थान पर समय दिया है, उनके सत्संग में अधिकतम लोग पहुंचकर आध्यात्मिक सत्संग का लाभ उठाएं। आयोजित इस बैठक के बाद शाम को कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, कलेक्टर डीवी सिंह, एसपी अमित सांघी, एसडीएम केसी बोपचे, सीएसपी मोनिका तिवारी, नगरपालिका मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नाफड़े, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर सहित अन्य शासकीय व प्रशासकीय अधिकारियों और समाज सेवियों ने उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही संबंधित विभाग को व्यवस्था के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रात में पॉइंट लगा दिया था 4 लोगों का। अब ये लाने का जो अरेंजमेंट है, कल आए थे हम लोग पूरे घूम के देखे। मेरा कहना था अभी भी यदि फी ज़्यादा हो रही है, जगह बचाना तो उसका बनाएंगे। फी ज़्यादा हो रही है, जगह बचाना है तो उसका
वो छोटी कार पहले सज गए, पहले वो प्लान किया था लेकिन वो चल नहीं पा रही है, वो जो बता रहे थे ना अरे वो छोटी बिजनेस में जाते हैं कोई दिक्कत नहीं। आपने एक बात बताइए कि जो वक्ता है चाहे गुरुदेव चाहे मुख्यमंत्री हो, वो सेंटर से आके बढ़ेंगे तो दोनों स्टेज के आधा उनको मतलब पब्लिक दिखेगी, और यदि अपने साइड में करा किसी भी एक साइड में तो एक साइड में मतलब ज़्यादा हो जाएगा, एक साइड में कम हो जाएगा। बीच में संपूर्ण मध्य प्रदेश को स्मार्ट बनाने की तर्ज पर मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बुधवार को विधानसभा में 2018-19 के लिए वित्तीय बजट पेश किया। इस बजट में किसानों की आय दोगुनी करने, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अलग से धनराशि का आवंटन करने, इंदौर और भोपाल में मेट्रो कार्य शुरू करने, स्वच्छ भारत मिशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, अन्य विकास कार्यों के लिए कई घोषणाएं की गई। लेकिन विधानसभा में पेश किए गए इस बजट में बेरोजगारों के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं रखा गया। वित्त मंत्री जयंत मलैया द्वारा पेश किए गए इस बजट को लेकर की गई चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष ने अपनी अलग अलग राय दी है। सत्ता पक्ष ने इस बजट को जहां विकास की सौगात देने वाला बजट बताया है, वहीं विपक्ष ने इस बजट की जमकर निंदा की है। पेश किए गए इस बजट को लेकर की गई चर्चा के दौरान कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने इस बजट को संतुलित बजट की संज्ञा दी है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने इसे सौगातों वाला बजट बताया है। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन ने इस बजट को कृषि आधारित बजट की संज्ञा दी है। तो वहीं केंद्रीय बैंक के उपाध्यक्ष महेंद्र पटले ने इस बजट की जमकर तारीफ की है। सर बताएं, आज जो बजट जो आया सर। देखिए, मध्य प्रदेश का जो बजट एक तो विशाल बजट है और सभी क्षेत्रों का संतुलन बनाते हुए सभी विभागों के लिए, सभी कार्यों के लिए पर्याप्त बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। चाहे पुल पुलियों का निर्माण देख लें, कृषकों के कल्याण की योजनाओं के संदर्भ में देख लें, किसानों की ब्याज में छूट की योजनाओं का, कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में देख लें, या किसानों को बोनस देना है उस संदर्भ में देखें। सड़क, पुल पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी के लिए पर्याप्त बजट में प्रावधान किया गया है और मैं समझता हूँ ये प्रदेश का विकास उन्मुखी बजट है, अति संतुलित बजट है। इस बजट की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। ये बजट बहुत अच्छा है। बजट जनता को के हित में लिया गया है और सारे विभागों को भरपूर बजट दिया गया है। सबको मतलब सबके भावनाओं के अनुरूप दिया गया है। बजट की कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं हमारे जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया उनका हम स्वागत करते हैं कि बहुत अच्छा बजट मध्य प्रदेश शासन। इस बार देखा गया है कि कृषि को एक मेन आधार बनाया गया है, सबसे ज़्यादा जो है इसीलिए गया है कि देखिए भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ का अन्नदाता किसान है। गाँव में रहने वाले 70-80% लोग किसान खेती करते हैं और जब तक के मतलब हम मतलब किसान को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि वो यहाँ का अन्नदाता है, तो उसकी तो निश्चित रूप से सरकार उसका ध्यान रखेगी तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा बजट दे। और फिर हमारे बालाघाट जिले के सौभाग्य कि हमारे लिए यहाँ पर कृषि मंत्री हैं। यानी निश्चित तौर पर ये बजट जो है जनता के लिए। सर, आज राज्य का वित्तीय बजट पेश किया गया है, क्या लगता है इस वित्तीय बजट में कितना फ़ायदा जो है आम लोगों को? ये देखा जाए तो सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँ कि बालाघाट जिले में जो इन्होंने $352 532 नई सड़क और 38 नए पुल बनाने का जो बजट रखा है, जिसमें से हमारे पूनी दीदी से बटरमारा वाला पुल जो बहुत लंबे समय से उसकी मांग थी, 18 करोड़ रुपए का, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं अपनी ओर से, अपने विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल की ओर से। और वैसे देखा जाए तो ये बजट शुद्ध रूप से
कृषि आधारित बजट कहना चाहिए इसको। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जनता को लाभ पहुंचाने के लिए विकास किसे कहते हैं मुझे इस बजट से पता चला। कोई जमाना था कि जब आज से 2003-4 में बिजली कब आती थी कब चली जाती थी कुछ पता नहीं रहता था, लेकिन आज उस समय 5000 मेगावाट बिजली बनती थी, आज 18000 मेगावाट बिजली बनती है। 24 घंटे मध्य प्रदेश की जनता को 24 घंटे बिजली प्राप्त हो रही है। देखा जाए तो सबके लिए इन्होंने, चाहे फिर सिंचाई का साधन 2 लाख हेक्टर अधिक सिंचाई के लिए रकबा रखा गया है, उसके लिए बजट बनाए हैं। चाहे वो प्रोत्साहन राशि 3650 करोड़ रुपया प्रोत्साहन राशि के लिए जो बोनस दिया गया है उसके लिए रखा गया है। और इस प्रकार से देखा जाए, और जो सबसे बड़ी मांग थी हमारे अतिथि शिक्षकों की, उनका वेतन बढ़ा रहे हैं, और जो संवर्ग वाले अध्यापक थे वो अब शिक्षक कहलाएंगे। अब किसी प्रकार का भेदभाव इनके बीच में नहीं रहेगा। मैं इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को, हमारे खासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को। वाराणसी में बजट को लेकर की गई चर्चा के दौरान भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य गौरव पारधी और भाजपा ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष प्रदीप शरणागत ने बजट की जमकर सराहना की है। जो माननीय शिवराज जी की सरकार है, उनकी किसानों के प्रति जो हमदर्दी है उसको फिर से दर्शाती है। गरीबों के प्रति जो हमदर्दी है वो फिर से दर्शाती है। हमारी बहनों के प्रति जो उनका लगाव है, वो जो मामा जी हैं, उन्होंने आज फिर से इस बजट को देते हुए सिद्ध कर दिया कि वो असली के मामा हैं। ये बेरोजगारी को लेकर सबसे अधिक बेरोजगारियाँ हैं, लोग गलत रास्तों में जा रहे हैं, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। देखिए, बेरोजगारी जो है उसको पहले समझना पड़ेगा कि बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी इसलिए है, अगर आप अपने ज़िले की बात करें तो अगर हमारा किसान जो है ज़्यादा आय नहीं ले पा रहा है तो उसका पुत्र जो है वो बेरोजगार माना जाएगा। पर अगर हम उसकी किसानी को ही फ़ायदेमंद बना दें किसी भी तरीके से, तो वो बेरोजगारी नहीं कहलाएगी। आज जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें भी फूड प्रोसेसिंग को लेके कुछ उन्होंने प्रावधान किया है। इसके पहले जो हमारा राष्ट्रीय बजट था उसमें भी प्रावधान था। तो मैं समझता हूँ कि ये एक माध्यम है जिससे बेरोजगारी कहीं ना कहीं दूर होती है। जिले में ऐसे कोई बड़े उद्योगों को लेकर ऐसे कोई बजट पेश नहीं किया अपने बालाघाट जिले के लिए? जिले में जो उद्योग आ सकते हैं, मैं समझता हूँ वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। हमारा जिला जो है संसाधनों से बहुत उपयुक्त है, बहुत से संसाधन है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के सहयोग के बिना वो नहीं हो सकता। स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य में भी बहुत, मैं तो समझता हूँ कि स्वास्थ्य के लिए इससे अच्छा बजट हो ही नहीं सकता था। आज जो प्रदेश का बजट जो पेश किया गया है, ये बजट किस तरह से पेश किया है, कैसा है? भारतीय जनता पार्टी ने आज 2018-19 के लिए जो बजट पेश किया है, बड़ा ही अच्छा बजट है और जन कल्याण का बजट है। जहां इसमें जो कृषकों की मांग थी और कृषकों के लिए लगभग 37,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किसानों के लिए किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना के अंतर्गत जो हमारे ऋणी कृषक थे, जो काफ़ी समय से मांग की जा रही थी कि उनका ब्याज माफ़ कर दिया जाए, तो ब्याज का जो भरने की व्यवस्था सरकार कर रही है, उससे निश्चित रूप से प्रदेश के लगभग 28 लाख किसानों को लाभ हुआ। और भैया क्षेत्र में क्या ऐसी कोई सौगातें मिली है? अभी जानकारी प्राप्त हुई है माननीय विधायक जी द्वारा कि हमारा जो पुणे से बगड़मारा मार्ग था, बैनगंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बजट में उसको शामिल किया गया है। लगभग 17,18,16,000 की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण होगा, जिससे निश्चित रूप से क्षेत्रवासियों को लाभ होगा। और इस पुलिया की मांग लगातार पिछले कई वर्षों से उस क्षेत्र के लोगों ने की थी
और माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों से माननीय शिवराज जी ने क्षेत्र को ये सौगात दी है। समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से माननीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार और माननीय शिवराज जी का भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमारे वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र को इतनी बड़ी सौगात दी है। और दूसरी वहीं कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने इस बजट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आज जो बजट पेश हुआ है बेहद निराशाजनक बजट है और इसमें आम जनता को जो उम्मीदें थी कि हमको कुछ सरकार की तरफ से इस नए साल में कुछ मोहलत, कुछ क्या बोलेंगे उसको, कुछ मोहलत मिलेगी या सरकार की तरफ से कुछ छूट मिलेगी या कोई तोहफा मिलेगा जो आम जनता को, गरीबों को, तो ऐसा कुछ भी सरकार ने नहीं दिया। इससे आम जनता में मतलब कोई भी ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आया और इसमें किसानों को लुभाने के लिए सिर्फ घोषणाएँ की गई है और ये कहा गया कि किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बजट में रखा गया, ये पता नहीं प्रयास शुरू हुआ है, लेकिन सीधे सीधे किसानों को पैसा कैसे मिलेगा, किसानों की आय कैसे बढ़ेगी, किसानों का समर्थन मूल्य कैसे बढ़ेगा, इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। ये बार कहे कि कृषि क्षेत्र हमने इतने करोड़ दे दिए, लेकिन ये तय मान के चल रहा है कि वो बजट जो है जब क्रियान्वयन करने की बात आएगी तो क्रियान्वयन करने में पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा, किसानों को किसानी क्षेत्र में कुछ भी खर्च होता है। बेरोजगारी को लेकर क्या है, और उसी तरह से हमारे युवाओं को नौकरी देने की बात हर बार करते हैं लोग, लेकिन बजट में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी को कम करने का प्रयास किया जाएगा, युवाओं को नौकरी देने का प्रयास किया जाएगा। इस क्षेत्र में भी ऐसा कोई भी उसमें उल्लेख नहीं किया गया बजट। और जो आय दुगनी करने की बात बार बार करते हैं, किसानों को हम 1.5 गुना बढ़ा के समर्थन मूल्य देंगे, ऐसा भी इस बजट में कुछ नहीं दिख रहा है। तो आखिर बजट खर्च कैसे किया जाएगा सरकार नहीं बता पा रही है। तो कुल मिला के बहुत बेहद निराशाजनक बजट है, इसमें आम जनता निराश हुई। इसके अलावा वारासिवनी नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल ने भी इस बजट की जमकर निंदा की है। हमारा क्या सा बजट आता? बजट चुनावी बजट है, लोक लुभावन बजट है, पर जमीनी स्तर पर कुछ भी आम आदमी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है। आज किसान तो दुखी है, प्रदेश का 52 योजना के नाम पर राशि बढ़ाई है। हम बालाघाट जिले के लोग हैं, यहाँ धान और गेहूँ होता है, उसको शामिल नहीं किया गया है। पिछले बार अभी बजट में देखा था मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की गई थी, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुले। इस बार मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की गई है। रोजगार की बात कहीं है, इस रोजगार के कैसे रहे, रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए, कहीं रोजगार की युवा को रोजगार की बात नहीं है। आज हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, इतनी बुरी स्थिति है। ये लोग बजट निराशा का बजट है। आम व्यक्ति के लिए, रोजगार के लिए, विकास के लिए कोई ऐसे काम नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है। इन्होंने बात की थी कर्जा माफ़ करने की, हम बोलते कर्जा माफ़ ना करें, किसानों को उसकी फसल का उचित दाम मिले, समर्थन बढ़े, वो भी नहीं बढ़ाया गया है। सभी तरह घोर निराशा इस सरकार से लेकर 14 साल से इन्होंने बेवकूफ़ बनाने काम किए हैं और उसी का असर है कि आज जो चुनाव रिजल्ट आ रहे हैं। इसके पहले आटेर में कांग्रेस जीती, चित्रकूट में कांग्रेस जीती और आज 2 जगह चुनाव है, मुंगावली और कोलारस में। पूरी सरकार लगी थी, पूरी मशीनरी लगी थी, उसके बाद जनता ने कांग्रेस जिताया है। लगातार कांग्रेस पक्ष में प्रदेश का माहौल जाते जा रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है कि सरकार जी बोलने वाली सरकार है, जमीन का कुछ नहीं। आप देखो रोड की स्थिति, वाराणसी बालाघाट कई साल से बन रही, 14 साल बन रही है, वाराणसी रामपुर कई साल बन रही है, वाराणसी कटिंग कई साल बन रही है। लोगों का इस विश्वास से, इनके नेताओं से विश्वास उठ चुका है। बजट में भी सिर्फ घोषणाएं करते हो रही है, कुछ काम होता नहीं है स्तर पे। आम नागरिक पंकज शर्मा ने इस बजट पर अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। किया गया तो युवाओं को लेकर क्या उसमें कुछ समझ में आया? हाँ, प्रदेश सरकार का जो बजट है वो तो बिल्कुल किस टाइप का है, मुझे तो बिल्कुल यानी बहुत यानी प्रॉब्लम है वो बजट में। युवाओं के लिए कुछ है ही नहीं रखा है। जो रोज़गार है वो रोज़गार ही है, उनके लिए कोई प्रावधान ही नहीं दिया गया है। और जो बेरोज़गार है, बेरोज़गारों की संख्या बढ़ते ही जा रही है वैसे भी, और हम भी लोग बेरोज़गार हैं। हम इतना पढ़े लिखे हैं, डिग्री है, फिर भी उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो ये बजट पूरा निराधार है और युवाओं के लिए तो इसमें कुछ है ही नहीं। और आगे की, और हम भी ये जानना चाहते हैं कि जो रोज़गार है वो किसी युवाओं को मिल नहीं रहा है, उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इससे लोगों को बहुत परेशानी और युवाओं को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। युवाओं में अभी क्या किस तरह से रुचियाँ दिख रही हैं आप, जैसे कि मध्य प्रदेश में? युवाओं में तो देखो बेरोजगारी बहुत है, जिससे युवाएं इधर उधर भटक रहे हैं, वो अपने मार्ग से विचलित हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें चोरी डकैती इस मामलों में लिप्त होना पड़ रहा है, जो कि ये गलत है। और मैं सभी युवाओं से चाहूँगा कि सभी युवा मिलकर एक
चलते हैं, अच्छा यानी अच्छा अपना काम करे, जिससे किसी प्रकार। चलते चलते एक नज़र आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ 1 मार्च से मनाया जाएगा होली का 5 दिवसीय उत्सव। रंग बिरंगी पिचकारी और गुलाल से सजे बाजार। होली पर्व को लेकर लोगों में नजर आ रहा है उत्साह। माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देश पर 1 मार्च से होगा बोर्ड परीक्षाओं का आगाज। प्रशासन और शिक्षा विभाग ने परीक्षा संचालन की पुख्ता की तैयारियां। हाई स्कूल परीक्षा के लिए 135 और हायर सेकेंडरी के लिए बनाए गए 123 परीक्षा केंद्र। हाई स्कूल में 31,324 और हायर सेकेंडरी में 22,081 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बारातियों से भरी पिकअप पलटी, 1 दर्जन बाराती घायल। 3 जिला अस्पताल में भर्ती रामपायनी बोदल कस्ता की घटना। प्रदेश के मुंगावली और कोलारस में कांग्रेस को मिली जीत का कांग्रेसियों ने मनाया जश्न। कहा कांग्रेस की जीत का बजा बिगुल। 2018 के चुनाव में कांग्रेस का बजेगा डंका। तेंदुए के हमले से 14 वर्षीय लड़की घायल। ग्राम मोहगांव के गर्जन टोला की घटना। जैविक एक्सपो 2018 की तैयारियां जोरों पर। मंत्री ने किया आयोजन स्थल का निरीक्षण। और वित्त मंत्री जयंत मलैया ने पेश किया 2018-19 का वित्तीय बजट। पक्ष और विपक्ष की मिली विभिन्न प्रतिक्रिया। किसी ने सराहा तो किसी ने बताया निराशाजनक बजट। इसी के साथ ही पद्मेश न्यूज का आज का अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।